चाइनीज एक्सपोर्टर ने मुझे स्कैम किया था। मैं कॉपर वायर स्क्रैप इंपोर्ट कर रहा था। आई लॉस्ट 35 लाख, जो कि रिकवरी नहीं हुई। वो स्कैम हुआ कैसे आपके साथ? जब मैं निकला था मार्केट में तो गुरुजी लोगों से मैंने ट्रेनिंग ली थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या यूट्यूब चैनल देख के आए? आपको पता चला कि भैया कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो पहले किस बंदे को पकड़ा आपने? आप प्लेटफॉर्म पे आए कैसे और बेचा कैसे? सप्लायर तो मुझे इजीली B2B पोर्टल से मिल गए थे इंडिया से। कौन से? जैसे ये वो विभाग है सरकार का जहाँ सरकार पूरा सपोर्ट देती है। 100%, 100%, 200 पॉडकास्ट कर लिए, पहली बार सुन रहा हूँ कि सरकार सपोर्ट करती है। आपके साथ बात करते ऐसा लग रहा है कि ये तो सबसे इजीएस्ट बिजनेस हो गया। स्टार्टअप तो छोड़ो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करो। इंडिया आज से 5 साल पहले नंबर 1 पे था, आज 6ठे पोजीशन पे घूम रहा है लगभग। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ थोड़ी सी गलती तो हमारी। एक्सपोर्ट इज इजी बट नॉट सो इजी कि आप 20,000 में सीख के कर लो। क्या होता है ना, इंडियंस की एक आदत है कि बहुत जल्दी फैल जाते हैं। थोड़ा सा पैसा आया फैल गए। आपकी हंसी बता रही है, आप एक्सेप्ट करते हो उस बात को। फहद सर, अभिषेक भाई, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच। द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू। देखो, ये हर बंदे का सपना होता है फाउंडर का कि यार मैं कुछ लाइफ में कुछ करूं, और उसके बाद मैं उसको रिकॉग्निशन चाहिए कि मैंने कुछ करा, मेरे को लोग, मेरे बारे में लोग बात करें। बट मेरा ऐसा मानना है कि चलो बात तो ठीक है, बट आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट रूप में आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतने साल काम किया है। और आपके इतने साल की जर्नी की वजह से अगर आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और उसमें से कोई बात निकल के किसी व्यक्ति को, मतलब किसी भी, मतलब जो मेरे फॉलोअर्स है, जो देखते हैं मुझे, उनकी लाइफ चेंज हो जाए। यार भैया, एक बंदा आया था आपके पॉडकास्ट में और ऐसी बात हुई थी और मैंने सुनी बात करके और मेरी लाइफ चेंज कर दी। आज का जो पॉडकास्ट है, उस पॉडकास्ट में तो ना, ये पॉडकास्ट में पहली बार कर रहा हूँ, पहली चीज़ तो ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत सुना है हम लोगों ने, आपने मास्टर क्लास भी करी है, तो हर व्यक्ति की ऑडियंस अलग होती है, मुझे भी कुछ अलग लोग जानते हैं, तो अपन मास्टर क्लास ही करेंगे आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। बिल्कुल। आपकी जर्नी जानेंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से करी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता क्या है, और किसी को शुरुआत करनी हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो ये पॉडकास्ट देख ले, वो शुरुआत कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकता है। शुरुआत करते हैं फहद सर सबसे बड़े स्कैम की, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में स्कैम क्या होता है, यहीं से शुरुआत करेंगे। स्कैम, बढ़िया सवाल है आपका अभिषेक भाई। स्कैम में वो गिफ्ट होता है जो आपको लगभग फोकट में मिलता है और आपसे बहुत कुछ ले जाता है। मतलब ये जिसको हम कहते हैं ना कि काजू कतली जिसमें सिल्वर का वर्क किया रहता है, तो ये वो काजू कतली जिसमें सोने का वर्क किया रहता है। एक बिगिनर के मुंह में ऐसे रख दिया जाता है कि उसको लगता है कि अब मेरा करियर सेट हो गया है, मुझे जो एक्सपेक्टेड था उससे तेजी से सक्सेस मिली है, एंड आई विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब वो उसको एग्जीक्यूट करने जाता है तो पैर के नीचे से जमीन खींच ली जाती है कि भाई स्कैम हुआ है आपके साथ। आपको जो चीजें आसानी से दिखाई जा रही थी वो थी नहीं, इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन। आप एक भ्रम, एक माया का पार्ट हो गए थे। राइट। क्यों? क्योंकि आप एक शॉर्टकट सक्सेस ढूंढ रहे थे, एक वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट फुल ऑफ कंटेंट से एक शॉर्टकट सक्सेस ढूंढ रहे थे, जिस चक्कर में आप आके फंस गए और आपका ढेर सारा पैसा चला गया। मेरा भी गया था 5 साल पहले। आई लॉस्ट 35 लाख रुपीज। एक चाइनीज एक्सपोर्टर ने मुझे स्कैम किया था। मैं कॉपर वायर स्क्रैप इंपोर्ट कर रहा था एंड आई लॉस्ट 35 लाख, जो कि रिकवरी नहीं हुई, ऑल्दो आई मेड अ लॉट ऑफ मनी मोर देन दैट। बट कैसे हुआ, मतलब वो स्कैम हुआ कैसे आपके साथ? क्या हुआ था कि जब मैं निकला था मार्केट में तो गुरुजी लोगों से मैंने ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, ली आपने ट्रेनिंग? हाँ, बकायदा ली? 25 हजार खर्चा किया एक जगह, ऐसे 3-4 जगह करके मैंने लाख रुपए लगभग खर्चा कर दिया। तो जो मुझे ज्ञान मिला वो मतलब ऐसा लग रहा था कि यार एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज ऑल सनशाइन एंड रेनबोज, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं मार्केट में। मैं कूदता हूँ इसमें बायर भी है, बायर की लिस्ट भी है, सेलर की लिस्ट भी है, मैं इंपोर्टर हूँ, यहाँ से आया माल, यहाँ गया माल, और मेरे पास बीच में पैसा, कमीशन बचा लिया आपने? कमीशन बचा लिया, ऐसा लगता है। लेकिन एक्सपोर्ट ऐसा होता नहीं है। जब मुझे वहां के सेलर ने ऐसा अप्रोच किया, मुझे लगा यार ये तो मजेदार चीज है भाई, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। मैं इंजीनियर ठहरा और मैं पोल्ट्री फार्मिंग करता था। मुझे लगता था कहाँ मैं देसी मुर्गी पाल रहा था वहाँ MP में बैठ के, भोपाल के पास, एंड कहाँ इतने बड़े मार्केट को मैं छोड़ चुका था। फिर मैं जब उसमें घुसा एंड जब मैंने उनको पैसा दिया, तो पहली बात तो उन्होंने मुझे 1/3 रेट पे लगभग माल देने का प्रॉमिस किया था, जो कि मुझे लगा यार इतना पैसा आएगा मेरे पास तो मजा आ जाएगी। जैसा लोगों को लगता है, आज भी मेरे पास लोग DM करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि सर मेरे को ये ऑफर आया, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। मैं बोलता हूँ डोंट, इससे ज्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, डोंट। तो मैं गया वहां पे, मैंने जब उनसे माल लिया तो मेरे होश उड़ गए। 10 टन की जगह मेरे पास 800 किलो आया था, प्लस 200 किलो पैकेजिंग मटेरियल था, मतलब 1000 किलो का पार्सल मेरे पास पहुंचा था। पेपर पे सब कुछ टनाटन ऑन टॉप था कि मेरे पास 10 टन का मटेरियल आया हुआ है, लेकिन जब वो मुंद्रा पोर्ट लगा तो मेरे होश उड़ गए कि भाई लफड़ा हो, कांड हो गया, पसूड़ी पै गई। तो यहाँ पे थोड़ा सी ना पीछे चलते हैं बैक स्टोरी में। जी।
आपका बैकग्राउंड क्या है? आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या यूट्यूब चैनल देख के आए? नहीं, ऐसा था कि जब मैं 25 साल का था उस वक्त, 25 साल का लड़का, हर इंसान जो अपना करियर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, आई एम श्योर इंडिया के बहुत सारे 25 साल के लड़के जो मुझे अभी देख रहे हैं, इवन लड़कियां भी, इवन बूढ़े बुजुर्ग भी और मिड मिड एज लोग भी, ठीक है, वो भी उस बात से रिलेट करते होंगे कि करियर सेट करने के ऑप्शन में आप बहुत सी चीज़ एक्सप्लोर करते हो। तो मैं कुछ छोटे मोटे बिजनेस कर चुका था, नहीं चले थे बहुत अच्छे। मैं पोल्ट्री फार्मिंग ओपन कर चुका था, जो कि ठीक था, मेरी रोजी रोटी चल रही थी, 30-40 हज़ार रुपये मुझे महीना मिल जाते थे उससे, खर्चा पानी चल रहा था, भोपाल में मैं रहता था। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि हंगर फॉर मोर, वो वहाँ से हो नहीं रही थी। सो अब यूट्यूब, लॉकडाउन का टाइम था, मुझे एक ऐड दिख गया कोई भाई साहब का कि ये वेबिनार होस्ट कर रहे हैं 2-3 घंटे की, तो मैंने 200-250 रुपये दे के वहाँ अटेंड कर लिया। एक का किया, दो का किया, एक का कोर्स लिया, दो का कोर्स लिया, बट वो दो का कोर्स मुझे बहुत भारी पड़ा था। हाँ। वो मुझे समझ में आ गया कि कोई भी ज्ञान जो आपको 20-25 हज़ार रुपये में ईजिली मिलता है ना, वो रिजल्ट नहीं ला के दे सकता, उसमें ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी होती है। यूट्यूब मतलब बेसिकली यूट्यूब हो गया। यूट्यूब था, यूट्यूब से उनका कोचेस का नाम मिला, उनकी मैंने क्लास ज्वाइन कर ली ऑनलाइन, कुछ तो पोर्ट विजिट भी कराते थे, ऑल्दो मैंने नहीं किया वो, लेकिन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूट्यूब था स्टार्टिंग का। लेकिन फिर और पुश किया और सीखा, लेकिन वो बात नहीं बनी थी कि इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करने की जो टेक्निक्स थी, वो 20 हज़ार में कैसे मिल सकती थी। नहीं, बट इंटरेस्ट कैसा है मेरे को वो जानना है, क्योंकि देखो सब, जैसे आज मैं भी बिजनेस करूंगा, कोई बिजनेस करना चालू करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे अच्छा लगता है और सुनने को लगता है कि यार आज कुछ करेंगे, खरीदेंगे, बेच देंगे। तो इंटरेस्ट आप में कैसा है? क्योंकि यूट्यूब देख के आया या फादर से आया या फिर दोस्तों ने दिया? मैं बता दूं, मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरे पेरेंट्स अब रिटायर हो चुके हैं, वो सर्विस क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो? मैं फर्स्ट जनरेशन बहुत बिजनेसमैन बढ़िया हूँ, सर। ठीक है। बड़ा जिगरा लगता है इसमें, बहुत खून के आंसू रोने पड़ते हैं, इसमें कोई बैकअप नहीं होता आपके पास, और माँ बाप भी डरे सहमे से रहते हैं कि क्या कर रहा है लड़का, क्या नहीं करेगा। तो जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैं इसमें इसलिए घुसा था, सीधी बात है कि मुझे प्रोज दिखाए गए थे बिजनेस के, कि इसमें जीएसटी फ्री है। इंडिया के दो ही धंधे हैं जिसमें जीएसटी फ्री है, एक है किसानी, दैट इज एग्रीकल्चर, दूसरा इज एक्सपोर्ट्स, जिसमें पूरा जीएसटी रिम्बर्स हो जाता है आपको कंप्लीट। तो 18% की सेविंग मतलब 18% का सीधा मुनाफा, हाँ। ये मुझे दिखा तो दिया। अब इंसान जैसा बिगिनर होता है उसको लगा कि 18% अगर मैं 1 करोड़ का बिजनेस करूं, सीधे 18 लाख मेरे घर में, और प्लस मेरा प्रॉफिट अगर 10-20% और बना लिया मैंने तो वो और घर में, राइट। तो 30-40 लाख रुपए मैं साल के बचा लूंगा। तो ये लॉलीपॉप मुझे दिया गया था, और ये लॉलीपॉप बहुतों को दिया जाता है, लेकिन ये लॉलीपॉप जहर का होता है, इसको संभालना आना चाहिए आपको। तो ये मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था मेन, कि सरकार का फुल सपोर्ट है, इसमें घुस जाओ। सरकार का सपोर्ट प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स पे तो है, ड्यूरिंग द सेल्स है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो पहला आपने मतलब पहला क्या इंपोर्ट किया आपने? मतलब भिड़ते ही आपने क्या इंपोर्ट किया? देखिए, जब मैं भिड़ा घुसा इस धंधे में, तो मेरी स्टार्टिंग इंपोर्ट से नहीं हुई थी, मेरा स्टार्ट हुआ था एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट से? हाँ, इंडिया से आप एक्सपोर्ट करो? एक्सपोर्ट करना चाह रहा था मैं। बहुत बढ़िया। क्या एक्सपोर्ट किया? हाँ, मेरा जो पहला सक्सेसफुल कंसाइनमेंट गया था वो लेदर शूज था। लेदर के आइटम मैंने बेचे, मैं बाय द वे 8-9 प्रोडक्ट आज तक बेच चुका हूँ। आई हैव बीन अ मर्चेंट ट्रेडर, लगभग 8-9 देशों में काम कर चुका हूँ, अफ्रीका बीइंग माय फोर्टे। तंजानिया मेरी खुद की कंपनी, इंडिया में भी खुद की कंपनी है, मैं और मेरी सिस्टर इसमें पार्टनर है। सो लेदर्स में डील कर चुका हूँ, मैं कारपेट में डील कर चुका हूँ, मैं हैंडीक्राफ्ट में डील कर चुका हूँ। ईपीसीएच यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट जो है जोधपुर में जो है, उसका मैं 2 साल पार्ट था। सीईपीसी जो है कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसका भी मैं 2 साल पार्ट रह चुका हूँ। मैंने 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस से लेकर 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस सब देखे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया में जो माल लोकली मिलता है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के आसपास भी नहीं फटकता, आसपास भी नहीं फटकता। जब आप देख लेते हो, जैसे मैंने कारपेट्स देखे, कारपेट्स बेचे भी हैं, तो ये समझ में आया कि यार एक्सपोर्ट क्वालिटी के कारपेट पे हम पैर कैसे रख रहे हैं, इस पे तो हमें सोना चाहिए, हाँ। ये तो बेडशीट जैसा है, ठीक है। एंड द कॉस्टलीस्ट कारपेट आई हैव सीन इज फॉर ₹25 लाख। 25 लाख का कारपेट, यहाँ लोगों को 25 लाख के घर नहीं होते भाई। इंडिया की 80% आबादी के पास घर नहीं है, किराए के मकानों में रहते हैं। तो मैंने एक एक वो लेवल देखा जो टॉप 5% जी रहे हैं, और वो लेवल तो देख ही रहे थे कि जो जो बचे हुए 70-80% जी रहे हैं। स्टार्टिंग मेरी वहाँ से हुई, फिर मैंने बहुत सारे आइटम्स में डील कर रखा है। मैंने स्क्रैप्स में डील किया है, स्क्रैप इंपोर्टिंग मैंने चालू करी, और जब इंपोर्ट किया पहला तो उसी में लफड़ा हो गया था। लेकिन अब ईश्वर की दया से ये है कि इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब लूटना मुझे बहुत मुश्किल है।
मैं लॉलीपॉप नहीं लेता लोगों के। चलो अपन मेरे को वापस समझना है, चलो मेरे को मतलब मेरे को आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, मेरे को वापस समझना है कि पहला जब आपको पता चला कि भैया कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो पहले किस बंदे को पकड़ा आपने और सेलर कहाँ से पकड़ा आपने, आप प्लेटफॉर्म पे आए कैसे और बेचा कैसे, वो बताओ सीधे सीधे शब्दों में। सीधे शब्दों में बताता हूँ। सप्लायर तो मुझे इजीली B2B पोर्टल से मिल गए थे इंडिया से। कौन से? जैसे जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, गूगल सर्च किया मैंने 2-3 लोगों की टीम बैठा ली थी, खर्चा मैंने पहले ही पाल लिया था, लोगों ने सिखाया था, हम सीख गए, तो हम कूद गए खर्चा पाल के। जब उन्होंने ढूंढना चालू किया मार्केट में कि सब सप्लायर कौन है, तो मैं जाके विजिट करना चालू किया सप्लायर्स को। लेदर वालों से मिला मैं, बहुत सारी चीज़ें, क्या कारपेट्स वालों से मेरी टीम गई मिलने के लिए, तो सप्लायर्स तो मिल गए मुझे इंडिया में फॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं एग्जीबिशंस वगैरह भी अटेंड करता था, तो हम मैन्युफैक्चरर्स पहले ही आते थे। ये पता चल गया कि कौन कौन सामान दे देगा, कौन सामान दे देगा वो क्लियर हो गया था मुझे। तो यहाँ समझ गए आगे। ये इंडिया में एक बड़ी पेन पॉइंट और है कि सप्लायर्स इजीली नहीं मिलते इंडिया में, अच्छी क्वालिटी के एक्सपोर्ट क्वालिटी के सप्लायर्स नहीं मिलते हैं, बट मुझे मिल गए थे फॉर्चुनेटली, 1 आध महीने के अंदर मैंने फिगर आउट कर लिया था। जब बायर ढूंढने की बारी आई, तो वो जैसे सर ने सिखाया था मुझे कि जो करना है, मैंने B2B एक फॉरेन B2B पोर्टल पे रजिस्टर कर लिया था। B2B पोर्टल से मुझे ढेरों इंक्वायरी आती थी पर डे, मतलब पर डे मेरे को 20-25 लीड आती थी, जिसके लिए वो जो लोग बैठे हुए थे 2-3, वो कॉलिंग करते थे, मैसेजिंग करते थे, सब बात करते थे, कोई यूके से बात कर रहा है, कोई USA से बात कर रहा है, कोई जर्मनी से बात कर रहा है, मतलब कोई सर पैर नहीं था बायर फाइंडिंग का। किसी ने बोला गूगल से निकाल लो कॉल कर लो, किसी ने बोले निकाल लो कॉल कर लो। तो जो मेरी पहली डील क्रैक हुई थी वो B2B पोर्टल से हुई थी, लेकिन वो पहली और आखिरी थी मेरी जो B2B से हुई थी, क्योंकि उस अप्रोच में कोई लॉजिक नहीं था। B2B पोर्टल चलते इसलिए नहीं है, इट इज़ लाइक सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में अगर मैं या आप सब्जी खरीदने गए हैं, तो उसका कोई फिक्स सेलर थोड़ी होता है, नहीं होगा। उसको जहाँ से पसंद आएगा वहाँ से ले लेगा वो। तो एक आध बार किस्मत चमक जाती है आपकी, उससे उस टाइम मेरी भी चमकी थी, लेकिन उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके मत्थे में यहाँ तक पहुँचा हूँ जो मैं पहुँचा हूँ। तो बायर वैसे मिला, सप्लायर ऐसे मिला, ट्रेड करना तो आसान था, CHAs वगैरह हैं हमारे इंडिया में, कस्टम्स हाउस एजेंट, सरकार का फुल सपोर्ट है। ये वो विभाग है सरकार का जहाँ सरकार पूरा सपोर्ट देती है, 100%। 100%, 120%, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी टेंशन नहीं। वाह, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। रिस्क मैनेजमेंट है यहाँ, यहाँ इंश्योरेंस के लिए है, 200 पॉडकास्ट कर लिए, पहली बार सुन रहा हूँ कि सरकार सपोर्ट कर रही है। सरकार सपोर्ट इसमें पूरा करती फुल। आपके जेब से कुछ नहीं जाने देगी सरकार, अगर सरकार से आप चेक करके सब करोगे तो। दूसरी अच्छी बात इस धंधे की ये भी है कि सबसे ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। मतलब हर एक चीज़, अगर ये ग्लास को यहाँ से उठ के यहाँ भी जाना है, तो उसकी एक प्रोसेस है, वो ऐसे ही उठ के नहीं चल देगा। तो हर चीज़ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन से, जैसे मान लीजिए इंडिया में मैं आपको उधार देता हूँ, मेरे को उधार वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है। आप मुझे चेक भी दे दोगे, चेक बाउंस हो जाएगा, लड़ते रहूँगा मैं। यहाँ पे हम उधार सर्टेन कंडीशंस में देते हैं, सर्टेन में नहीं देते। नहीं देते हैं तो सरकार हमें देती है, और अगर नहीं दे रहे हैं, हमें एडवांस मिल रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, तो मतलब कैसे सरकार कैसा पैसा देगी, मतलब आपने मान लो कारपेट बेच रहे हो किसी मतलब अफ्रीका में बेच रहे हो, तो कैसे गारंटी होगी पैसे की? हाँ, इसमें सरकार का एक विभाग है जिसको हम कहते हैं ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये हर स्टेट में जो एक्सपोर्ट कैपिटल होता है उसका, जैसे हमारे MP में इंदौर में है, आपके बेंगलोर में, यहाँ है कर्नाटका में, तो बहुत सारे होंगे, दिल्ली में बहुत सारे हैं, मुंबई में बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे इनके हेड ऑफिसेज होते हैं। वहाँ आप कॉल करके बात कर सकते हो, जा भी सकते हो। इट इज़ लाइक एन इंश्योरेंस, जिसको आप मान लो आपको ये ग्लास अगर बेचना है इंडिया से जर्मनी बेचने के लिए इनको एक इंश्योरेंस देना पड़ेगा ECGC को। बहुत छोटा सा होता है, मतलब 20 लाख रुपए के माल पे 10,000 रुपए, जैसे हम कार का इंश्योरेंस लेते, राइट। तो यहाँ से उन्होंने दिया इंश्योरेंस, एक प्रीमियम आपने पे किया, वो आपके लिए पूरा बायर की हिस्ट्री वेरीफाई करेंगे, उसका क्रेडिट स्कोर कितना है, फाइनेंशियल रिटर्न्स कितने फाइल किए उसने, XYZ सब कुछ निकाल के दे देंगे, पूरी काली चिट्ठा ओपन कर देंगे। फिर वो आपको बोलेंगे इज इट अ सेफ कंट्री एंड अ सेफ बायर टू वर्क विथ। कंट्रीज की भी लिस्ट है बाय द वे इधर, ऐसा नहीं बायर भर की है। जैसे हम UAE की बात करते हैं, UAE को बड़े अच्छे लाइमलाइट में लिया जाता है, लेकिन UAE जो है क्लास C कैटेगरी में आता है इंडिया में, एक्सपोर्ट के मामले में। हाँ, कि वहाँ के बायर्स बहुत पैसा खाते हैं इंडिया का, बाप रे। बहुत चूना लगाते हैं, हाँ, बहुत चूना लगाते हैं। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो UAE से बेटर चल रही हैं, उनको सुन के ताज्जुब होगा, है ना। आप अगर भूटान वगैरह चले जाओगे तो बेटर हो सकता है रैंक कर जाए उससे, ठीक है। तो ये आपसे एक प्रीमियम लेते हैं जो आपके लिए पूरी रिसर्च वर्क कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि पैसा देगा या नहीं देगा, और अगर नहीं देगा तो अप टू 90% ECGC आपको देगी ऑन PI वैल्यू। हाँ वाह, ये तो सबसे सेफ गेम हो गया। हाँ, बहुत सेफ गेम हो गया। अच्छा ये बताओ कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर आज शुरुआत करना है तो क्या लाइसेंसेस लगते हैं पहले? बहुत सिंपल सा है, एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए बेहद कम लाइसेंस लगते हैं। सबसे पहले आपकी एक कंपनी होना मस्ट है। आप LLP रख सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड रख सकते हैं, आप OPC रख सकते हैं, आप प्रोप्राइटरशिप भी रख सकते हैं।
यहाँ तक कि एक पान के ठेले वाला भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इतना आसान सरकार ने बना रखा है। पहला रिक्वायरमेंट तो ये है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है। थर्ड इज आपका जीएसटी होना ज़रूरी है। क्यों होना जीएसटी ज़रूरी है? क्योंकि जीएसटी मैंने बोला सरकार ने माफ़ किया है या रीइम्बर्स करती है, तो जीएसटी नंबर चाहिए किसको रीइम्बर्समेंट मिले। ठीक है, बहुत लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जीएसटी नहीं चाहिए। जीएसटी चाहिए, भले ही आप अंडर 20 लाख में आते हो। क्यों? ताकि आपको जीएसटी रिफंड मिले। फोर्थ एंड लास्ट जो आपको चाहिए है वो है एक बैंक अकाउंट। एंड फिफ्थ वन इज आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि डीजीएफटी जो एक हमारी सरकारी पोर्टल है, वहाँ पे लॉगिन करके आप ये पुराने जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए अपलोड करेंगे तो 2 घंटे के अंदर आपको इशू हो जाता है। ओनली 2 आवर्स। ये भारत सरकार की फास्टेस्ट डिलीवरीज में से एक है कि 2 घंटे में आपको आप यू आर एक्सपोर्ट रेडी। तो ये 4-5 बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए है एक प्राइमरी एक्सपोर्ट कंपनी को। फिर इसके बाद एक सेकेंडरी एक्सपोर्ट आता है। सेकेंडरी मतलब डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी यू आर एक्सपोर्टिंग। एग्जाम्पल, आप फूड में डील करते हो तो फूड में स्पेशल लाइसेंसेस लगते हैं। जैसे इंडिया में आपको फसाई का रजिस्ट्रेशन चाहिए है, सेंट्रल फसाई मैंडेटरी है, राइट। नंबर 2 इज एपीडा, ये ईपीसी है फॉर फूड आइटम्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, कमोडिटी बोर्ड है हमारा, इसके लिए मैंडेटरी है मेंबरशिप। ये दो तो चाहिए ही चाहिए आपको। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं बायर्स के लिए। ये बायर क्या मांगता है? तो बायर कैन आस्क फॉर यूएसएफडीए और ही कैन आस्क फॉर जीएमपी, बट इट इज सब्जेक्टिव ऑन हिज चॉइस कि उसकी कंट्री में क्या चाहिए, लेकिन भारत सरकार को इतना चाहिए। अच्छा, जीएसटी वाली बात कह रहे हो आप, जैसे मान लो कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आज मैंने ये प्लास्टिक का खरीदा किसी इंपोर्टर से, 1 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी, 1,18,000 रुपये मैंने उसको पे कर दिए जी और मैंने मेरे वेयर हाउस में रख लिया। जी। अब मैंने इसको बेचा 2 लाख, जो भी अमाउंट में, मतलब 2 लाख में अमाउंट में बेचा, तो ये जो 18,000 18 जो अमाउंट था 18,000 रुपये का, तो ये मेरे पास वापस आया, ये मेरे को वापस जीएसटी पोर्टल में मिल जाएगा? ये कैसे मिलेगा? मैं बता देता हूँ इस पे। ये इंपोर्ट पे कुछ नहीं मिलता है। इंपोर्ट पे इनफैक्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगती है सरकार की। कोई भी कंट्री अपनी कंट्री में इंपोर्ट प्रमोट नहीं करती। ये फायदा सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए है। मतलब आपको ये लोकली खरीदना है किसी मैन्युफैक्चरर से, इंडियन मैन्युफैक्चरर से, आपको उससे बिल लेना है। अब या तो आपको एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पे दे सकता है, या तो आप उसको 18% या 12% जो भी जीएसटी हो दे दो। सरकार उसका क्रेडिट दे देगी आपको कि भैया आपके पास क्रेडिट आ गया है, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत इजीली मैनेज कर देगा। राइट। कभी और सेल परचेस करोगे तो उसमें पैसा वापस हो जाएगा। तो उसमें पैसा वापस हो जाएगा, ऐसे कैश नहीं मिलता उसमें वापस? नहीं, कैश। अच्छा, इंपोर्ट सबसे बढ़िया है कि एक्सपोर्ट सबसे बढ़िया है बिजनेस करना? एक्सपोर्ट्स करना इसलिए बढ़िया है अभी के मामले में क्योंकि एक्सपोर्ट्स में रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि माल आप बेच रहे हो, है ना, माल आप खरीद नहीं रहे हो। जब माल आप बेचते हो तो पैसा आपके पास आता है। जब पैसा आपके पास आता है भाई साहब, तो माल किसी और के पास जाएगा। पैसा भी आपके पास, माल भी आपके पास, तो रिस्क आपका नेग्लिजिबल हो जाता है। आपके साथ बात करते ऐसा लग रहा है कि, सॉरी टू इंटरप्ट, पर आप तो बता रहे हो, मतलब ये तो सबसे इजीएस्ट बिजनेस हो गया किसी भी इंडिविजुअल के लिए करने के लिए, कि कोई भी एंटर किया, किसी को बिजनेस करना है, कोई स्टार्टअप तो छोड़ो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करो। देखिए अभी तो मैंने आपको, आपसे बात करते इतना इजी लग रहा है मेरे को, नहीं ये तो ये ऑडियंस को भी लगेगा। मैं बिल्कुल नहीं कहता ये इजी है। हाँ। ये हर ट्रेड की तरह इसके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं। जैसे आपने बोला कि जीएसटी वापस आता है क्या, तो जीएसटी अगर एलयूटी में लेते हो आप तो जीएसटी देना ही नहीं पड़ता। अब इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि इंटरनल न्यूज़, जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसे बायर्स पे स्ट्रिक्ट चेक रखता है कि आप जीएसटी चुरा तो नहीं रहे हो, कि आपने खरीद भर लिया और एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो हर चीज़ के डाउन साइड्स भी देखने होते हैं। राइट। मैं 20,000 की कोई स्कीम नहीं बेचता लोगों को, तो मैं खुलेआम बोल देता हूँ भैया कि हाँ ये है। तो नेगेटिव साइड्स भी ये है कि सप्लायर अच्छा होना चाहिए, आपको उससे नेगोशिएट करते आना चाहिए, आपको सीएचए मैनेजमेंट आना चाहिए, लॉजिस्टिक्स आना चाहिए, बायर फाइंडिंग जो सबसे मुश्किल होता है, प्रेजेंटेशन आना चाहिए अपना। तो ये कुछ ट्रेड के ट्रिक्स हैं जिसको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, तब जाके धंधा होगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। लोग बोलते हैं कि दवाइयों का बिजनेस कर लो, बहुत प्रॉफिट है उसमें। जनरली हम देखते हैं दवाई बोलते हैं 60%, 70%, 80% मार्जिन। भाई कर तो ले लो, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं लोग? क्योंकि उसमें भी हिडन ट्रिक्स हैं जो आपको रोक देती हैं कि वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। वैसे यहाँ भी है कि हाथी के दो दांत, खाने का और दिखाने का। और ये रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस ज्यादा है, गेस अगर मैं कोई ऐसा बात करते हो, समझ में जो आ रहा है। यस, देखिए इसलिए रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस है कि योर क्लाइंट बिकम्स योर फ्रेंड। जब आपका एक बार क्लाइंट बनता है, उससे आप कॉल पे जाने लगते हो, तो ही बिकम्स योर फ्रेंड। मेरी एक सिंपल सी फिलॉसफी है, दोस्तों के साथ काम मत करो, काम वालों के साथ भलाई दोस्ती कर लो, चलेगा। एब्सोल्युटली राइट। वो चल जाएगा। दोस्तों के साथ काम किया आपने, वो कांड हो गया आपके साथ। और अगर कर रहे हो तो ये मान के चलो यू आर गिफ्टिंग देम, पैसा मत मांगना उधर। मैं अपने दोस्तों की हेल्प करता हूँ, मैं अपनी चार्जेस नहीं मांगता
कि ये फ्री है भाई, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको, कुछ मत एक्सपेक्ट करो इससे, मैं आपसे 1 रुपये नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि वो मिलना भी नहीं है, ठीक है, और आपके रिश्ते खराब होंगे वो अलग, तो दोनों खा बैठोगे, तो उधर मत मांगो, जहाँ ज़रूरत है फ्री में कर दो, बहुत अच्छा दोस्त है, गिव इट फॉर फ्री, अगर ज़रूरत है पैसे की तो पैसे से करो, ये है बात। मेरा भी ऐसे ही फिलोसॉफी है कुछ, मतलब है ना कि आप जो बिजनेस करते हो ना, तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में जो आपको जानते हैं ना, वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे कभी, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, यार को छोड़ो यार, क्या है तो पुपलू सा है, ऐसे क्या बात करनी, चाहे आप कितना भी बड़ा कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट हमेशा वही आदमी खरीदेगा जो आपको जानता नहीं है। नहीं जानता है, और उससे एग्जैक्टली, कभी आप वैसी दोस्ती मत कर लो जैसे कि आप आपके जो राइट दोस्त होते हैं, राइट। अगर आपने कर ली तो फिर आपका समझ लो बिजनेस। आपकी दोस्ती इस ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होनी चाहिए, कि वो आपको पैसा दे, क्योंकि देखिए सीधी बात है, हम व्यापारी हैं, वो भी व्यापार है, आप किसी से एक्सपेक्ट करो कि फोकट में कर दे, क्यों करेगा फोकट में? नहीं कर सकता। क्यों करे? अरे कर भी सकता है तो क्यों करेगा भाई? लेट्स बी रैशनल, क्यों करेगा वो? उसको अपने घर परिवार नहीं पालना है, उसके बिल्स नहीं है देने को, वो कितना भी बड़ा आदमी हो जाए तो आप उसको ये थोड़ी बोल सकते हो कि तेरे पास इतना पैसा है, नहीं भाई, वो ये करके बड़ा बना है, उसने मेहनत करी है, उसकी वैल्यू करो और तुम भी करो, रोक कौन रहा है आपको? मैं लोगों को बोलता हूँ कि सर, कभी-कभी लोग मुझे बोलते हैं सर आप बहुत ज़्यादा पैसा लेते हो, ये है वो। मैं बोलता हूँ भाई, जब मैंने लाखों रुपए डुबा के सीखा, मैं 20,000 में दे दूँ आपको, मैं क्यों दूँगा? मैं नहीं दे सकता भाई, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा मुझे, और मैंने दे भी दिया अगर आपको, आप अप्लाई नहीं करोगे वो, क्योंकि वो आपको 20,000 में मिला है। आपको उसकी इंटेंसिटी नहीं मालूम होगी। मैं किसी को आईफ़ोन दूँ और बोलूँ ये 20,000 का है, बोलेगा नकली लेके आया है गफ्फार मार्केट से दिल्ली से, नकली, दिस इज़ बैड, दिस इज़ इल्लेजिटिमेट, मानेगा ही नहीं उसको। तो चीज़ें मनवाने के लिए एक सर्टेन प्राइस पे आनी चाहिए, सर्टेन स्टेक होल्डर्स को मिलनी चाहिए। जब वो लेंगे, काम करेंगे, आपके क्लाइंटेल बढ़ेगा, आपके छाती पे सितारे जड़ दिए जाएंगे कि हाँ, योर क्लाइंट हैज़ बिकम सक्सेसफुल। अच्छा एक बात बताओ, आपको बहुत एक्सपर्टीज़ हो गई है, तो थोड़ा ना व्यूअर्स के लिए अपन बात करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट के अंदर प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते वक़्त डिमांड का ध्यान रखना है, कॉम्पिटिशन का ध्यान रखना है, प्राइस का ध्यान रखना है, लॉजिस्टिक का ध्यान रखना है, मतलब किस पे फोकस करें सबसे ज़्यादा? सबसे पहले आपको माइंडसेट का ध्यान रखना है। हाँ, माइंडसेट का, कि जिस कंट्री में मैं बेचने वाला हूँ, वहाँ का माइंडसेट क्या है? एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम 2 तरीके के अमेरिका देखते हैं, एक यूएसए वाला अमेरिका, दूसरा हमारा सदर्न अमेरिका, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। लैटिन अमेरिका अपने चैलेंजेस फेस करता है, चोरी-चकारी, पिक पॉकेटिंग, ये सब बहुत है, ब्राज़ील वगैरह जहाँ पे है। तो ये आप नहीं देखोगे कि पिक पॉकेटिंग वगैरह है, वहाँ भी ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, हम सोचते ही नहीं हैं। हमें लगता है इंडिया से बाहर सब कुछ अच्छा, बहुत बढ़िया है। सब आइसक्रीम ही आइसक्रीम है, हाँ। बढ़िया दनादन बिकेगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, वहाँ टूरिस्ट को रॉब किया जाता है, वहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार डीआरसी में काम कर रहा था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीका एक कंट्री है, बड़ी डेंजरस कंट्री है, बहुत डेंजरस, ठीक है? वहाँ पे मैं काम कर रहा था और वहाँ मुझे लगभग सवा करोड़ का स्कैम होते-होते बचा था। सवा करोड़ सवा रुपए, करोड़ का बाप स्कैम रे! है, कॉपर वायर स्क्रैप का था। एंड जो स्कैम्स आते हैं ना, वो इतने अच्छे से लपेट के आते हैं, ये बात मैं 2022-23 की बता रहा हूँ। इतने अच्छे से लपेट के आते हैं, आपको लगता है इट इज़ वेरी गुड, फैंटास्टिक स्कीम, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि माइंडसेट क्या कहता है वहाँ की कंट्री का। अगर वहाँ की कंट्री में बेसिक हालात खराब है, पहला रहेगा कि वो अपना पैसा लेगा आपसे। अफ्रीका में मेरे अब तो खैर एम्प्लॉइज़ हैं, स्टाफ है, वो कहीं भी जाते हैं तो पहले मेरे से ट्रैवल अलाउंस लेते हैं। भैया पैसा दे दो सर, चाहिए? क्या देना पड़ता है? अब कंपनी है, वहाँ पे स्टाफ है, तो पेट्रोल का खर्चा देना ही पड़ेगा आपको, जाएगा वो क्या करेगा? वो एक कपड़ा 1 हफ्ता पहनते हैं, 1 हफ्ता पहनते हैं, नहा लेते हैं, फिर वही पहन लेते हैं। बेसिक्स सॉर्ट कर रहे हैं वो अपने। अफ्रीका अफ्रीका बेचना आपको बायर फाइंडिंग है, लोग लग जाते हैं कि अफ्रीका में क्या जाता है, पोर्ट डेटा निकालो, ढूँढने लगो क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। मैं बोलता हूँ क्या से पूछो क्यों जा रहा है? क्या रीज़न है कि ये वहाँ जा रहा है? अफ्रीका में अगर आप अगरबत्ती बेचोगे, तो इंडिया की अगरबत्ती से डिफरेंट साइज़ होता है, डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस होती हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर कम होते हैं, मस्जिद और वो आपके ये ज़्यादा होते हैं, चर्च। तो रिक्वायरमेंट अलग है, लोगों की लाइफ़स्टाइल अलग है। हम यहाँ पे सातों दिन प्रे करते हैं, वहाँ वो संडे मास में जाते हैं और मुस्लिम्स फ्राइडे को जाते हैं वहाँ पे। तो हमें पहला वहाँ का माइंडसेट समझना पड़ेगा। इकॉनमी, ये सब तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो तो हम सॉर्ट कर ही लेंगे, वो तो डेटा है हमारे पास। बेसिक ज़रूरतों को पहले देखना है कि वो क्या बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है उस समय। कि क्या चाहिए उसको। हम मेरे से क्लाइंट पूछते हैं कि सर मैं फ़िलीपींस बेचना चाहता हूँ, मैं इंडोनेशिया बेचना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ फ़िलीपींस में लाइफ़ की मगजमारी है अभी।
अगर आप एक बार फिलीपींस को यूट्यूब पे देख लो ना, कचरा ही कचरा पानी में तैर रहा है। वहां खुद वो सस्ती कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपसे क्या खरीदेंगे वो? आपसे क्या खरीदने वाले हैं? अब इतना ही सी बात अगर किसी को बोल दो तो बुरा लग जाता है। इसीलिए एक्सपोर्ट इज ईजी बट नॉट सो ईजी कि आप 20,000 में सीख के कर लो। इट विल रिक्वायर मच मोर देन दैट। टाइम देना पड़ेगा, टाइम राइट देना पड़ेगा, गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस के बिना। मेंटरशिप चाहिए, सही। भाई मेंटरशिप इसलिए वैल्यूएबल है अभिषेक भाई, क्यों? हम पहले के राजे महाराजे को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। अकबर के बैरम खान थे, उनके जो अंकल थे। ठीक है, हमारे स्टीव जॉब्स के वॉरेन बुफे थे, ही वॉज हिज फ्रेंड एंड इन्वेस्टर टू। जब ये बिलियनायर्स और राजे महाराजे इनके गाइड्स होते थे, इनके मेंटर्स होते, तो सोचो इनके पास तो पूरा दुनिया फतेह करके बैठे थे। इनके पास पैसे की कमी थी क्या? पावर की कमी थी क्या? नहीं। वो क्यों गुरु लोग को बैठाते थे अपने गाइड्स को, मेंटर्स को? मेंटर क्यों रखते थे? क्योंकि उनको जो सक्सेस 5 साल में अचीव करनी है, अगर वो खुद ट्राई करेंगे तो इट विल टेक 10, 15, 20 ईयर्स। राइट। तो अल्टीमेटली मेंटोर पे इसलिए इन्वेस्ट करते हो क्या कि सक्सेस लंबी जो जाने वाली है, कुछ शॉर्टली अचीव किया जाए, जल्दी अचीव किया जाए। यही तो खर्चा होता है, लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं। ये प्रॉब्लम है इंडिया की। लोग बोलते हैं कॉल पे आके, सर मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है, बता दो क्या करना है। बोले दे दो मेरे को। तो एक एक करोड़ करके 100 करोड़ आप ले लेना है। लोग लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेरे से कोलैबोरेट करो। मैं उनको बोलता हूँ मेरी टिकट साइज 10 करोड़ है। अगर आपको मेरे से कोलैबोरेट करना है तो मैं 20 लाख में थोड़ी खेलूंगा। सही बात। है, 20 लाख के लिए थोड़ी जुआ खेलूंगा। मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूँ 20 लाख के लिए। भाई वो तो मैं ऐसे ही बना लूंगा। 10 करोड़ मेरा है, इतना है आपके पास, आइए, अब विल वर्क टुगेदर। फिर वहां पे इतना समूह हो जाता है लोगों का। ये समझना जरूरी है कि आप किसका टाइम ले रहे हो। अब मैं अगर शाहरुख खान का टाइम लूंगा तो शाहरुख खान को मैं 2-5 करोड़ की चीज थोड़ी पिच कर सकता। मुझे उसके लिए 1,000 का प्रपोजल लेके जाना पड़ेगा, तब वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। लोग नहीं समझते। लोग बोलते हैं मेरी अगरबत्ती की फैक्ट्री सर आप आके बेच दो। मैं क्यों बेचूंगा भाई? बहुत मुश्किल है ना। तो एक बात बताओ, जैसे इंटरनेशनल मार्केट का अगर ट्रेंड समझना हो किसी को, तो वो कैसे समझेगा? मतलब कोई जगह है जहाँ पे ऐसे समझ सके, कोई सेमिनार्स होते हो, कुछ होता हो, समझ कैसे समझेगा? डेटा है पहले तो हमारे पास। डीजीएफटी और ट्रेड मैप पे आपको डेटा मिल जाएगा। ये फ्री के डेटा होता है। यहाँ से आपको बेसिक ट्रेंड्स मिल जाते हैं। गूगल ट्रेंड से भी मिल जाता है। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आप अमेजोन पे भी देख सकते हो कि वहाँ क्या चल रहा है। अमेजोन पे तो इतना दिखा दिखा के लोगों ने ई कॉमर्स एक्सपोर्ट स्टार्ट करा दिया है। और ई कॉमर्स बाय द वे मेरे हिसाब से बहुत रिस्की होता है। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कंडीशन क्यों रिस्की होता है? इसलिए क्योंकि आपको कोई 1 या 2, 3 पीस का कोई ऑर्डर नहीं देगा सप्लायर। आप सप्लायर हो, आपकी करोड़ों की फैक्ट्री है, आपके पास 30, 40, 50 लोग का स्टाफ है। मैं आपको बोलूंगा अभिषेक गिव मी एन ऑर्डर वर्थ ₹20,000, आप बोलोगे भाग इधर से। लोग ई कॉमर्स की क्लासेस ज्वाइन करने से पहले ये नहीं सोचते कि सप्लायर मिलेगा ही नहीं उनको। कोई नहीं देगा आपको 20,000 का माल। क्यों देगा? वो टाइम छोड़ के बोले 20,000 का, बोलेगा कम से कम 5-6 लाख का ऑर्डर लेके आ भाई, तो मेरा टाइम खा। आप 3 ऑर्डर लेके आ गए, मेरे को 3 बैग चाहिए। क्यों चाहिए 3 बैग? या 4 जोड़ी जूते चाहिए? ई कॉमर्स इसीलिए इंडिया में फेल हो जाता है, क्योंकि वहां सप्लायर इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और जीरो इन्वेंट्री मॉडल जो आजकल बहुत चल रहा है, उसमें आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि टाइम पे माल नहीं आता, टाइम पे शिप नहीं होता। यहीं पे चाइना ने डोमिनेशन कर रखा है कि उससे 2 पीस खरीदोगे चाइना दे देगा। इसलिए अलीबाबा पे इतना ज्यादा बोलबाला है चाइना का, लेकिन इंडिया में नहीं बन पा रहा है। अच्छा, आपने बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग कल्चर देखे होंगे, आपको ऐसा कोई बिजनेस कल्चर दिखा जो सबसे सरप्राइजिंग हो? नॉट सरप्राइजिंग बट आई लव द वर्किंग स्टाइल ऑफ जापानीज एंड चाइनीज। थोड़ा बताओ कैसे करते हैं जापानीज और चाइनीज में, अगर डिफरेंस पता करना हो, जापानीज, चाइनीज और इंडियन। जापानीज बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। जापानीज आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। जापान एज अ कंट्री बहुत साफ सुथरी है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। हम देखते हैं टीवी, जब हम छोटे थे तो टीवी, जापान का टीवी आया करता था। हाँ हाँ, राइट। ठीक है, तब से एक्सपोर्ट कर रहा है वो, जब यहाँ एक्सपोर्ट जानता ही नहीं था कोई इंडिया में। हम बोलते थे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, तो वो आ रहा है यहाँ पे। जापान वाले बहुत डिसिप्लिन है। वही कल्चर थोड़ा बहुत चाइना में भी मिलता है आपको। चाइना के साथ मैंने 1.5 साल काम किया हुआ है स्कैम होने के बाद। हाँ, 1.5 साल मैंने काम किया। सो दे आर लाइक इंडियन टाइम पे 8:30 बजे वहां पहुंचेंगे तो पहुंच जाएंगे। काम करेंगे तो काम करेंगे। उनकी लाइफ में कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक ही नियम है, काम करो पैसा कमाओ घर जाओ। काम करो पैसा कमाओ घर जाओ। नो सोशल लाइफ, नो लव लाइफ, नो फ्रेंड्स, नो दिस नो दैट। बस। कोई कोई ड्रामा है ही नहीं उनकी लाइफ में। इसलिए नहीं है चाइना में, क्योंकि एक डिक्टेटरशिप वाली सरकार चलती है। दूसरा, वो रिलीजन को मानते नहीं है। जो इंसान रिलीजन को मानता नहीं उसके पास टाइम ही टाइम है।
कि ना मुझे मंदिर जाना है, ना मेरे को मस्जिद जाना, मुझे नमाज पढ़नी, ना कुछ करना है। जी पैदा हुए हैं, काम करना है, पैसा कमाना है, घर जाना है, बस। इतना ही काम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको और चाइना तो नहीं देख लिया? नहीं, चाइना में देखिए, चाइना इसमें प्रॉब्लम ये है कि चाइनीज काम वैसा ही कर रहे हैं। बहुत डिसिप्लिन लाइफ है उनकी। सोशल लाइफ में इतनी नहीं जानता चाइना की, लेकिन व्हेन दे कम एट देयर वर्क दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। मैं एक वियतनाम और चाइना का फर्क बताता हूँ। चाइना एंड वियतनाम में फर्क ये है कि वियतनाम में जब आप फैक्ट्री विजिट करने जाते हो, वो आपको नहीं घुसने देते। चाइना में आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा फैक्ट्री के अंदर। आओ, देखता हूँ आजकल की आओ, जा रहे हैं दिखा देखो, करने। घूमो, फिरो, लेके जाओ। मतलब जो चीज यहाँ 100 रुपए की मिलती है, 8-9 रुपए का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वहां पे। ऑल्दो वहां से आने तक के सबके कट्स आपको देने होंगे, इंपोर्टर का, रिटेलर का, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, सबका देना पड़ेगा। ये फर्क बेसिक वियतनामीज और चाइनीज में आता है कि चाइनीज आपको फुल एंटरटेनमेंट देते हैं। आप पहुंचिए, खाना पीना, घुमाना फिराना, पार्क लेके जाना, सब कराएंगे वो आपका। ठीक है, बहुत डेवलप इकोनॉमी है चाइनीज। वियतनाम भी अच्छा डेवलप हो रहा है। मैं आपको बता दूं, वियतनाम ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जहां इंडिया से आगे है, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स। और बताता हूं, बांग्लादेश टेक्सटाइल्स में इंडिया से आगे है। आज भी इंडिया आज से 5 साल पहले नंबर 1 पे था, आज छठे पोजीशन पे घूम रहा है लगभग। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों डाउन जा रहा है? कुछ थोड़ी सी गलती तो हमारी पब्लिक की है ही है कि जो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स एंड क्वालिटी ऑफ डिलीवरी देनी थी, उसमें क्या होता है ना, इंडियंस की एक आदत है कि बहुत जल्दी फैल जाते हैं। थोड़ा सा पैसा आया, फैल गए। ठीक है, वो आपकी हंसी बता रही है, आप एक्सेप्ट करते हो उस बात को। ठीक है, तो वो फैल गए। अब जब आपको क्वालिटी डिलीवर करनी थी, आपने वो की नहीं। टाइम पे डिलीवरी देनी थी, नहीं की। प्रोफेशनलिज्म जो दिखाना था, चाइनीज, वियतनामीज और जापानीज आर वेरी प्रोफेशनल। आप चाहे 50,000 का ऑर्डर लो, चाहे 5 करोड़ का लो, दे विल ट्रीट यू द सेम। इंडिया में 50,000 की वैल्यू नहीं देता कोई। इंडिया के सप्लायर से आप रेट मांगो कि ये ग्लास का रेट चाहिए मुझे आज, 2 दिन लगा देगा रेट देने में, देगा भी नहीं बहुत बार तो। देगा भी नहीं। अब ऐसे में कैसे बनेंगे एक्सपोर्टर? सही बात। जिसने ये ट्रिक को हासिल कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, वो एक्सपोर्टर बन गया। अच्छा, आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस हुआ? मतलब अभी तक इतनी पूरी जर्नी में क्या सबसे बिगेस्ट चैलेंज था जो लोग सुने तो वो उसको चैलेंज बोले, पर ये चैलेंज आता है, इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ? ये जो एक्सपोर्ट की कुर्सी जिस पैर पे टिकी होती है, उसका एक पैर नहीं है, उसके 4-5 पैर है। पहला पैर तो ये है कि भाई आपको राइट नॉलेज होना सबसे पहले। पैसा कहाँ लगाना है पता होना चाहिए ना, कहाँ लगाना है। कहीं भी थोड़ी आसमान में थोड़ी उड़ाओगे। नंबर 1 इज राइट मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट एक ऐसा धंधा है जिससे मैं लोगों को एग्जाम्पल भी देता हूँ कि आप एक अंडे का ठेला लगा लो अपने घर के बाहर, आपका अंडा बिकने लगेगा डेली। एक्सपोर्ट स्टार्ट ही नहीं होगा 3-3 साल तक। आते हैं लोग मेरे पास कि सर 3 साल पहले आईसी लिया था, सब कर लिया, एक सेल नहीं हुई है। 3 साल में 50,000 की सेल नहीं कर पाए। तो आपको पता ही नहीं है हवा में तलवार कहाँ भांजनी है, कहाँ चलानी है तलवार। युद्ध हो यहाँ हो रहा, आप लड़ यहाँ रहे हो, पता ही नहीं है। राइट मेंटरशिप सबसे इंपॉर्टेंट। किसी चीज पे इन्वेस्ट करो ना करो, ज्ञान पे कर ले भाई इन्वेस्ट, वही आपका रिटर्न है। एक आम इंडियन के पास ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। मैं एक सर्विस क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। जहां आज मैं बैठा हूँ, मैं अपने सिर्फ ज्ञान की वजह से हूँ। जितना पैसा मैंने सीखने करने में लगाया है, मैं अगर प्रोडक्ट के पीछे भागने लगता गिर जाता। मैं भागा ज्ञान के पीछे। जहां से जो मिल रहा है बटोर लो, जितना जो मिल रहा है बटोर लो। 1-1 लाख रुपए मैं आपको बताता हूँ, आज भी मैं हर साल अपने ऊपर अपस्किलिंग पे लगभग 8 से 10 लाख खर्च करता हूँ। वाह! और कहाँ करते हो, कैसे करते हो? किसी भी चीज में जहां से जो मिल रहा है बटोर लो। कोई डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख लूं, किसी से कम्युनिकेशन की सीख लूं, कि एक्सपोर्ट्स में क्या चल रहा है, एक नया सप्लायर ढूंढ लूं, नई कंट्री में बात कर लूं, जो जहां मिल रहा है ले लो। मैं वहां कर कंजूसी नहीं करता। मैं एक बार को एक सस्ती शर्ट खरीद लूंगा, 5,000 की जगह 3,000 की ले लूंगा, लेकिन मैं यहाँ कंजूसी नहीं करूंगा। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट अगर मैंने 10 लाख किया, मैं सीधे 1 करोड़ बनाने वाला हूँ। ये जो घोड़ा 2.5 कदम चाल चलता है ना, वो कम को दिखती है। लोग उस पर जानते नहीं है, उस पर फोकस नहीं करते। नंबर 1 इज राइट मेंटरशिप, अपस्किल 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 अपस्किल। देयर इज नो शॉर्टकट देन अपस्किल। एक बार एक्सपोर्टर बन गए, फिर अपस्किल, फिर बन गए, फिर अपस्किल। जितनी बात करते जाओगे उतना बढ़ते जाओगे, राइट। नंबर 2 जो आपको सॉर्ट करना है, जो सबको करनी चाहिए, वो है अपने कम्युनिकेशन पे काम और पर्सनैलिटी पे। देखो, एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी के साथ सब काम करना चाहते हैं, एक भोंदू के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। क्योंकि उसको समझाओ ए समझ में आता है, जेड उसको। आपको लगता है कि यार ये तो मेरा दिमाग बहुत खा रहा है, ये मेरे मेरे पैसे के साथ मेरा टाइम भी खा ले रहा है। हम बोलते हैं कि तू सीख क्या भाई। पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉरेनर से बात करनी है और आप ये समझो कि आपको बोलते भी नहीं आता, तो काम कैसे चलेगा? एक तो उसको पहले से इंग्लिश की प्रॉब्लम। जब आप यूरोपियंस के साथ काम करते हो,
मेरे क्लाइंट्स शायद इंडिया के ऐसे पहले कोच के क्लाइंट्स होंगे जो यूरोप में बड़ी इजीली काम कर लेते हैं, क्योंकि उनको सेल्स आती है, सेल्स कराता हूँ मैं, जो मेरी स्पेशलिटी है वो सेल्स की है। लोग बोलते हैं सर यूरोप का बायर नहीं मिल रहा, मैं बोलता हूँ यूरोप से आसान बायर फाइंडिंग कहीं है ही नहीं। गल्फ रीजन में सब कोई है, हर इंडियन का कोई रिश्तेदार, हाँ, भाई चाचा मामा बहन, कोई ना कोई चाचा वहाँ मामा बैठ। यूएई सऊदी में पड़ा ही हुआ है। तो आप एक रेड ओशन में घूम रहे हो, मैं बोलता हूँ ब्लू ओशन वो यूएसए बैठा हुआ है, वो आपका यूरोप बैठा है। यूरोप छोटा सा जगह नहीं है भाई, 44 कंट्रीज हैं लगभग वहाँ पे। 44 कंट्रीज में मैं बोलता हूँ एक कंट्री में धाक जमा लो अपनी, एक कंट्री आपको महीने का 1 करोड़ का बिजनेस देने में सफिशिएंट है। एक कंट्री पहुंचो तो वहां पे यूरोप में कहाँ पे जाए सबसे पहले, मतलब अगर देखा जाए तो कोई अच्छा। इजीएस्ट जो इंडियंस को जो प्रेफर करते हैं यूरोप में, नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस, आजकल स्पेन भी। फ्रांस का तो मैंने भी सुना है हाँ, सर। तो यहाँ पे 4 कंट्रीज में बहुत प्रेफरेंस मिलती है इंडियंस को। नीदरलैंड हो गया, फ्रांस फ्रांस, हो गया, जर्मनी और जर्मनी स्पेन और स्पेन। यहाँ पे, और यूके में भी। ये यूके, यूके में क्या, लंदन? यूके में लंदन, यूके में ओवरऑल कहीं भी बेच सकते हो आप। इंग्लैंड आ गया, यूके आ गया, आपका आयरलैंड आ गया, सभी जगह इंडियंस की ये वेल इंग्लिश एक्सेप्टेंस है। स्पीकिंग कंट्रीज है, मतलब वहाँ पे इंग्लिश प्रेफर। बोलते तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी है, लेकिन इंग्लिश भी आती है लोगों को। अच्छा आती है इंग्लिश, वो वेलकम करते हैं इंडियंस को। वेलकम करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया के ट्रेड अग्रीमेंट्स उस कंट्री से बहुत अच्छे हैं। इसलिए हाँ, मोदी जी जो है स्पेन की प्राइम मिनिस्टर से मिलते रहते हैं ना, इटली के प्राइम मिनिस्टर से, हाँ दोस्ती आ रही है, तो फायदा होता है हमें, फायदा होता है कैसे रिलेशन है दोनों, क्या आपको पता है क्या? कंट्री के। जर्मनी और फ्रांस का तो बहुत अच्छा है, नीदरलैंड का भी बहुत अच्छा है इंडिया के साथ। ट्रेड में भी बहुत अच्छा खासा दबा के ट्रेड करते हैं दो। जाना आना भी बहुत आसान है। इंडिया से स्पेन जाना है तो 25-30 हज़ार रुपये में पहुंच जाते हो, आराम से पहुंच सकते हो। 4-5 घंटे की फ्लाइट है, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। आराम से जा सकते हो, धंधा करके वापस आ सकते अच्छा, एक्सपोर्ट के केस में बताओ कि 5 कोई ऐसे प्रोडक्ट बताओ जो अभी आपको लग रहा हो, और इस पॉडकास्ट में बताओ कि जो गेम चेंजर होने वाले 4-5 सालों में। हो। गेम चेंजर होने वाले नहीं, ऑलरेडी है, मैं वही बता देता अच्छा, हूँ है आपको। जो बताओगे। हाँ, वो बता देता हूँ। नंबर 1 इज माई फेवरेट, हैंडीक्राफ्ट में आप जाइए। नंबर 2 इज लेदर। नंबर 3 इज कारपेट्स। नंबर 4 इज इंजीनियरिंग गुड्स में जा सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स, किसी भी तरीके का फिनिश्ड गुड्स, चाहे कपड़े हों, टेक्सटाइल्स में बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया के लिए, कंडीशंस गिवन, अच्छा सप्लायर आपको मिले तो। कपड़े क्योंकि अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है, बेबी वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, फिर स्पोर्ट्स वेयर, इतने वेयर हैं कि हमें मालूम भी नहीं है कितना है। ठीक है, टॉयज, टॉयज में जा सकते हो आप। इंडिया में टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग भी दबा के हो रही है आजकल। बट वो तो बहुत महंगा पड़ता है ना, अगर देखा जाए तो इंडियन टॉयज अगर बना रहे बहुत महंगे हैं, तो वो उससे भी ज़्यादा महंगे बेचे जा हाँ सकते हैं। हाँ 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 हाँ। यहाँ का 20 रुपए का पेन वहाँ 300 में बिकता है, आराम से, कंफर्टेबली, आराम से। आपको पूरा 300 थोड़ी रखना है, आपको 100% भी मिल गया, 60% भी मिल गया तो भूख मिट गई आपकी। ये फिनिश्ड गुड्स में ही पॉसिबल है, जो मैंने प्रोडक्ट बताया इसी में पॉसिबल है। लेदर में, लेदर इंडिया में 5वें-6ठे नंबर पे चलता है लेदर के, मैं खुद बेच चुका हूँ। मेरे बहुत 7 से 8 क्लाइंट लेदर ही लेदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड प्लास्टिक गुड्स में जा सकते हो आप। अफ्रीका को अगर टारगेट करना है तो अफ्रीका एक राइजिंग इकोनॉमी है, जहाँ B2B तो खरीद ही रहे हैं, B2G भी खरीद रहे हैं लोग, मतलब गवर्नमेंट खरीद रही है आपसे, प्लास्टिक गुड्स खरीद रही है वो आपसे, आपसे मेडिसिनल इक्विपमेंट्स खरीद रही है, वो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रही है, वो आपसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं। तो ये इतने सारे प्रोडक्ट है मेरे भाई कि जिसको आप उठा के सेल्स बस जान गए ना, कुछ भी बेच लो। तो यहाँ पे जो खरीदने वाला जो बंदा होता है वो एक होलसेलर होगा जो सबको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 3-4 तरीके के बायर्स होते हैं। सबसे टॉप पे हम चलते हैं, वो दैट इज B2G, यानी आप बिजनेस, वहाँ गवर्नमेंट, टेंडर्स भरते हो, जाते हो, जो तरीका होता है, लेकिन वो इतना बल्क में होता है कि आपको पूरी भूख मिट जाती है। मतलब वो आपसे 10-20 करोड़ का टेंडर दे देगा साल का, लो पकड़ो, आराम से बेचिए, बेचते रहो, 1-2 क्लाइंट्स में काम हो जाना है। वो रेयर होता है, उसमें मार्जिन थिन रहता है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं ओपनली बोलता हूँ भाई इसलिए। तो B2G बेच सकते हो नंबर 1, B2B बेच सकते हो फिर नंबर 2। B2B में आपके इंपोर्टर्स हो सकते हैं, इंपोर्टर से नीचे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर हो सकते हैं। तीनों लोग आपसे खरीद सकते हैं, अच्छा, तीनों लोग। तीनों लोग खरीद सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर भूख, क्या चाहिए उनको, कितना चाहिए। जितना ज़्यादा मार्जिन आप रखोगे उतना ज़्यादा पहुंचा के उसको देना पड़ेगा। अगर आप होलसेलर को देते हो थोड़ा कम मार्जिन रहेगा, रिटेलर को देते हो तो बिग फैट मार्जिन रहेगा, लेकिन उसकी दुकान तक सेफली पहुंचाना पड़ेगा। मेरे क्लाइंट्स जो हैं रिटेलर्स को दुकान पे पहुंचा देते हैं, क्या आप टेंशन मत लो, पैसा दो, आपके माल पहुंच जाएगा, दुकान पे एकदम घर पे आ जाएगा मतलब। एकदम घर पे आ जाएगा, सबको ड्यूटी व्यूटी पे करके, ये लो पकड़ो माल, बेचते रहो। तो ये कुछ तरीके के बायर्स हो सकते हैं। फिर इससे और नीचे जो आते हैं, जो मेरा लीस्ट फेवरेट है, वो है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। रीजन है उसका,
लोग मुझे बोलते हैं क्या तुम बहुत कड़वा बोलते हो, मैं तो कड़वा नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आपको सप्लाई नहीं मिलती उसकी इजीली, या तो आपको उसको लेके रखना पड़ेगा, चाइना से इंपोर्ट करिए अलीबाबा यूज करके या कुछ भी पोर्टल यूज करके रखो इंडिया में, फिर बेचो, राइट। या तो आप अगर जीरो इन्वेंट्री में चल रहे हो तो हो सकता है आप ब्लॉक हो गए ही होगे, क्योंकि एक चीज जो हम नहीं फोकस करते, आप भी अगर किसी ब्रांड से अगर ऑर्डर करोगे तो सिर्फ सेल्स नहीं है, आफ्टर सेल्स भी चाहिए है। क्या आपने एक इलेक्ट्रॉनिक पावर बैंक दे दिया, बोला हमने हाथ खड़े कर दिए कि मैं जानता ही नहीं, उसके बाद आपको आपको कैसा लगेगा कि आपने मर्सिडीज खरीदी, मर्सिडीज बोल रही मैं जानता ही नहीं हूँ आपको, तब आफ्टर सेल्स कौन देगा? उस पर लोगों का फोकस ही नहीं रहता, गुरुजी सिखाते नहीं है, उसके पास इतना बजट होता नहीं बंदे के पास आफ्टर सेल्स दे। आप गुरुजी पे बहुत फोकस कर रहे हो आप, मतलब गुरुजी ने आपको बहुत मतलब ज्ञान दिया खतरनाक, इस वजह से आपको कोई ऐसा कोर्स है क्या जो लोग देख के वास्तव में सीख सके? इंटरनेट पे नहीं, देखिए एक्सपोर्ट का कोई कोर्स नहीं है ऐसा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक्सपोर्ट तो करना ही चाहिए, कोर्स? को बिना सीखे बनेगा नहीं, बिना सीखे बनेगा नहीं। बहुत इंटरेस्ट है आपको तो एग्जाम टाइटन्स आ सकते हैं मेरे पास ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई कोर्स है जो आपको फटाक से सिखा देगा, क्योंकि सिर्फ सीखना भर नहीं है भाई, एग्जीक्यूशन, प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स सब कुछ हमें समझना पड़ेगा, तब तक सेल्स ही नहीं होगी। लोगों को मैं बोलता हूँ कि आपको प्रोडक्ट प्रेजेंट करते नहीं आता, बायर कहाँ से मिलेगा? आप सोचो, आपने बोला ये मर्सिडीज है, मैं मर्सिडीज बेचने को तैयार हूँ, मुझे बायर ला दो, पहले पहले आएगा क्या बायर? कहाँ से आएगा? शोरूम कहाँ है आपका मर्सिडीज का? टेस्ट ड्राइव कहाँ है आपकी मर्सिडीज की? इतना अगर मैं समझाऊंगा एक 20,000 वाले को तो बुरा मान जाएगा वो कि सर आप डिफिकल्ट बोल रहे हो। मैं डिफिकल्ट नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ। आप अगर आप एप्पल की घड़ी खरीदते हो तो एप्पल की घड़ी खरीदने स्टोर पे जाते हो या ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो कहाँ मिल कहाँ रहा है उसको बात करने आपसे, देख कहाँ रहा है वो? आपने तो एक वेबसाइट बना के ठनाठन घंटी बजा रहे हो बस, उतना तो सब कर रहे हैं। मैं अभिषेक भाई एक आपको बात बताता हूँ, एक्सपोर्ट में मेरे पास डेली कॉल्स होते हैं भाई, जब मेरी वेटिंग इतनी लंबी चली जाती है कॉल्स की, जब वो आते हैं मेरे पास बोलते हैं मुझे पिछले वाले सर ने एक वेबसाइट बनवाई थी, 10,000 रुपए की बनाए बैठा हूँ, करना क्या है सर? मैंने बोला यही तो ट्रिक है, ये तुमने वेबसाइट तो बना ली, करना क्या है तो बताया नहीं उसने। और सिर्फ वेबसाइट कर लेने से काम नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट यार, अब हम बैंगलोर में बैठे हैं, एक बच्चा 10,000 में वेबसाइट बना के खड़ा कर दे, राइट। है ना? तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट और जो काम करेगा उसमें क्या क्या अंतर है, बहुत सी चीजें फिल करनी पड़ती हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट के बिजनेस में मार्जिन कितना बना लेते हैं, मतलब क्या मार्जिन, मतलब एकदम मतलब वो अपन नहीं बोलेंगे कि एक्सेप्शन किसी ने बना लिया ज़्यादा परसेंट, वो मत बताना, जनरल क्या मार्जिन बन जाते हैं? समंदर है, अब समंदर में डुबकी लगाने के कई तरीके हैं, ठीक है। देर आर बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 1 इज नीड, नंबर 2 इज वांट, नंबर 3 इज डिजायर। नीड कैटेगरी का प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो रोजमर्रा में हमारे काम आएगा, आटा, दाल, सब्जी, गेहूं, चावल, बेसिक चीजें, जिसका हाई वॉल्यूम बट लो मार्जिन रहेगा। अगर आप इसमें डील करते हो, जैसे चावल कोई एक्सपोर्ट करता है, 5 से 6-7% मार्जिन मिलता है एक कंटेनर में। 10 लाख का चावल है भैया, तो आपको 70-80 हज़ार रुपये बैठेंगे आपके पास, ठीक है। प्लस नंबर 2, नीड कैटेगरी में एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ही होती है जब आप नीड कैटेगरी बेचने जाते हो ना, तो इस पर सरकार का कंट्रोल होता है, क्योंकि सरकार को लोकल प्राइस को इन्फ्लेशन से बचाना है। अभी इंडिया ने प्राइस अनियन के एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा रखी थी, इससे पहले अनियन का एक्सपोर्ट बैन कर रखा था, ठीक है, एक्सपोर्ट बैन कर रखा था। ये बहुत रेयर होता है लेकिन कर देते हैं, हर ऑल्टरनेट ईयर बैन लगता हटता रहता है। अभी आधी वैरायटी ऑफ चावल पे बैन लगा था, आधी पे नहीं था, अब शायद पूरा फ्री कर दिया है। तो नीट कैटेगरी में घुसोगे, नीट कैटेगरी इज वेरी इजी टू सेल, हर टॉम डिक एंड हैरी बेचना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। मैंने पानी खरीदा, पैक किया, बेच दिया, इसमें कौन सा वैल्यू एडिशन हुआ? पानी तो पानी है, नल में भी वही पानी आ रहा है, कहीं और से ले रहे हैं तो भी वही पानी आ रहा है। आप जो चावल बेच रहे हो, अफ्रीका भी वही चावल बेच रहा है ना, चाहे दुबई बेचो आप, तो वहां पे मंडी भाव पे बिकता है, जिसको मैं ओपन रेट कहता हूँ। मेरा कोई क्लाइंट यूएई जीसीसी डील नहीं करता इजीली, स्पेशली यूएई, क्योंकि वो एक सुसाइड मिशन है। यूएई इज अ सुसाइड मिशन। अगर आपको अपने 30-40 लाख पे आग लगानी है, यूएई में जाओ, सेल कर दो नीड कैटेगरी का प्रोडक्ट, कोई आपको पैसा नहीं देगा वहाँ टाइम पे, और ठीक ठाक मार्जिन। ये कम मार्जिन प्रोडक्ट है। फिर इसके बाद आते हैं वांट कैटेगरी। वांट कैटेगरी जैसे हम फर्नीचर पे बैठे हुए हैं, फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, रोजमर्रा की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इस पे हाई मार्जिन नहीं है एक्सट्रीमली हाई, लेकिन यू कैन एम फॉर अराउंड 20-40% का मार्जिन आपको मिल जाएगा। वाह, आराम बहुत बड़ा मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है, ये आपको इजीली मिल जाएगा।
वांट कैटेगरी के प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ वो वॉल्यूम्स नहीं है जो आपको नीड में चल रहा था कि 10 कंटेनर एक ही बायर खरीदे ले रहा है आपसे, वो नहीं लेगा, कम लेगा, क्योंकि मार्जिन मिल गया ना। वहाँ 7% था, यहाँ 40% है, मोर देन 5 टाइम्स का है। फिर इसके बाद आता है मेरी स्पेशलिटी, वो है डिज़ायर कैटेगरी, मेरा फेवरेट। आपको पता है डिज़ायर कैटेगरी में अगर आपको 2 लाख रुपए महीना बनाना है तो इतना बड़ा शिपमेंट बेचोगे 2 लाख बन जाएगा, इतना बड़ा। नहीं चाहे 4x4 का, जिसका वजन 100 किलो भी नहीं होगा। कारपेट बेच दो, हैंडीक्राफ्ट बेच दो, लेदर शूज ये सब बेच दो, लेदर के आइटम्स बेच दो, कुछ प्लास्टिक्स के, नॉट एवरीथिंग इन प्लास्टिक बट कुछ प्लास्टिक्स के, होम डेकोर के आइटम बेच दो, टेक्सटाइल्स के, लग्जरी टेक्सटाइल्स के बेच दो। ये वो आइटम है जिसपे एमआरपी आपकी मुंह बोली होती है। एग्जाम्पल, ये क्राफ्टमैनशिप अगर मैंने राजस्थान से कराई है और उसे मुझे बेचना है 20,000 में, तो ये है 20,000 का। अब मुझे जस्टिफाई नहीं करना है 20,000 का है, चावल में मुझे जस्टिफाई करना है ये क्यों हो गया 10 लाख का, ठीक है। लेकिन ये बेचने के लिए आर्ट लगती है। हर कोई एरा गैरा नहीं बेच सकता इसको, कोई भी बेच दे, खरीद ले। मारुति और मर्सिडीज में फ़र्क ही यही होता है कि मारुति के बायर को मर्सिडीज चाहिए, लेकिन ही कैन नॉट अफोर्ड। मर्सिडीज के बायर को मारुति चाहिए ही नहीं। मैच मेकिंग करना इसमें आना चाहिए। वो कैसे मैच मेकिंग कर रहे हो आप इसकी, करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ कि भारत में ना, भारत से हेयर का एक्सपोर्ट हाँ, बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। इसके पीछे क्या कारण हो गया एकदम से? मैं बताता हूँ। हेयर का एक्सपोर्ट इसलिए हो गया क्योंकि इंडिया में जो मंदिर वगैरह हैं जहाँ पे हम बाल चढ़ाते हैं, तिरुपति बालाजी हो गए, ये हो गया, तो वहाँ पे जो बाल चढ़ रहे थे उसका कोई एंड यूज नहीं हो रहा था। इट वॉज अ वेस्ट। बाल काट दिए, चढ़ गया, वो घाटों में पड़े हुए हैं, कहीं पड़े हैं, कहीं पड़े हैं। कुछ ज्ञानी लोग आए इंडिया के, जिन्होंने उसको इकट्ठा किया, उसके विग्स बनाना चालू की, लोकली बेचना चालू किया, तो लोकली तो बिक ही रहा है। अलग अलग क्वालिटी ऑफ हेयर्स पे भी बिक रहे हैं, 5,000 की विग, 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, 1 लाख की, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ बायर। तो इंडिया में तो बिक ही रहा है। इंडिया के बाहर, जैसे मैं आपको अफ्रीका का बताता हूँ, तंजानिया गया था मैं, लास्ट 2024 में गया था। तंजानिया के आदमी तो होते ही हैं बॉल्ड, औरतें भी बॉल्ड होती हैं, मतलब जेनेटिकली उनके बाल कम होते हैं। अब बाल तो कम होते हैं, प्लस उनको फैंसी विग्स की आदत भी होती है और शौक भी होता है। कभी पिंक हेयर, कभी वाइट हेयर, कभी ब्राउन हेयर, तो ये हेयर तो वो हेयर। मेजॉरिटी आर एक्सपोर्टेड बाय इंडिया। इंडिया के कुछ 2-3 डोमिनेंट प्रोडक्ट बता देता हूँ जिसमें कोई खेलता ही नहीं है। नेचुरल हेयर विग्स, नंबर 2 आप आ सकते हैं आयुष प्रोडक्ट, होम्योपैथी, यूनानी, ये वाली मेडिसिन, हर्बल प्रोडक्ट्स, न्यूट्रासूटिकल्स, अश्वगंधा, शिलाजीत, गोक्षुरा, ये सब इंडिया से जाता है। स्पिरुलिना, इसका कोई सानी नहीं है इंडिया में। इंडिया ही एक्सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया ने एक अपनी ईपीसी इंडिपेंडेंट बनाई है 2-3 साल पहले, जिसका नाम है आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो इसी के एक्सपोर्ट के लिए काम करती है पूरा। तो ये अभी पूरा ब्लू ओशन है। जिस ज्ञानी ने ज्ञान पे खर्चा किया और सीख लिया इसको करना, वो आने वाली उसने 40 साल सेट किए हैं अपने। बहुत पैसा बना लेगा वो। बहुत पैसा बना लेगा, लेकिन कंडीशन मैंने बोला अपने ऊपर खर्चा करे वो, रेदर देन बाइंग एन एक्सपेंसिव कार और अ वॉच, ही शुड और शी शुड स्पेंड ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अच्छा, क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस को लेकर आपकी क्या पर्सपेक्टिव है? क्या ये बिजनेस वास्तव में करना चाहिए या कितना रिस्की है ये? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना चाहिए 100%। हर बड़ी इकोनॉमी इंडिया की, वर्ल्ड की करती ही करती है। यूएस को देखो आप, यूएस मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स में नंबर 1 एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर दोनों हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है। फिनिश्ड गुड्स बाहर से खरीद लेते हैं, जो फिनिश करते हैं बाहर बेच देते हैं। कहाँ बेचते हैं? यूरोप ही बेच देते हैं। यूरोप को सब बेचना चाहते हैं, इंडियंस भी बेचना चाहते हैं, अमेरिकन भी बेचना चाहते हैं। और ऐसा क्यों? प्रीमियम बायर्स हैं वहाँ पे पैसा बहुत है वहाँ पे। पैसा तो बहुत, देखिए पैसा हर कंट्री में है, वो खर्चा करते हैं अपने ऊपर, खर्चा करते हैं, ये माइंडसेट इम्पोर्टेंट। है, हाँ, खर्चा करते हैं कि लाइफ मेरी छोटी सी है, रेड वाइन पीऊं, मैं मर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। इंडियंस आर लाइक्स बचाओ बचाओ बचाओ, लेके मर जाओ। लेके क्या मरे, आपने छोड़ गया, आपने आपके बेटे ने उसको निपटा दिया, खत्म। माइंडसेट का फर्क है ना। इंडिया के सेठ जी पैसा बचाएंगे, रख लेंगे, बेटा नालायक होगा, निपटा देगा। वहाँ दे आर लाइक कि मैं अपने ऊपर कमाऊं, अपने ऊपर खर्च करूं, चलने दो। तो फात सर ये बताइए कि 25,000 रुपये में एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना पॉसिबल है, तो क्या स्टेप होंगे? वेरी डिफिकल्ट। फर्स्टली 25,000 में बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, मत करो। वो कर भी दिया अगर तो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बनेगा। मतलब मैं वो इंसान नहीं हूं जो आपको धक्के में, गड्ढे में ढकेल दूं कि कर लो 25,000 में, नहीं। आई वुड सजेस्ट कंफर्टेबली हैव 5 to 10 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल विथ यू,
क्योंकि बिजनेस चालू भर थोड़ी करना है, सस्टेन भी तो करना है। हम्म। सस्टेन करना है, आप ट्रैवल करोगे, सप्लायर से मिलोगे, 25,000 में कहाँ ही ट्रैवल कर लोगे आप। तो 25,000 में तो नहीं, अगर करना चाहो तो कर सकते हो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट वगैरह, लेकिन अगेन वेरी डिफिकल्ट पर्सनली। अच्छा, क्या सच में लोग खाली कंटेनर का भी एक्सपोर्ट करते हैं? इसका कोई मॉडल है क्या ये, और ये कैसे काम करता है? खाली कंटेनर का एक्सपोर्ट, हाँ, इंडिया से भी होता है, बहुत सी चाइना से भी होता है। खाली कंटेनर इज नथिंग बट डिसमेंटल्ड कंटेनर। उसको ढक्कन खोल दिया आपने, नॉकडाउन कर दिया है, और उसको एक के ऊपर एक पैलेट बना के रख दिया है। अब वो कहीं जाएगा, वहाँ असेंबल होगा, लोड होगा, फिर निकल जाएगा। लेकिन इसमें मार्जिन बड़े थिन होते हैं, क्योंकि उसमें कोई माल वाल तो है नहीं। पूरा पैसा लगना ही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने का। ठीक है, तो नॉट रिकमेंडेड फॉर बिगिनर्स, बट होता है। हाई मार्जिन और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जिसमें कंपटीशन बहुत कम है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है? हैंडीक्राफ्ट, लेदर, मेडिकल इक्विपमेंट्स, कार्पेट्स, इंडिया का डोमिनेंस है इसमें। आपका होम डेकोर, कुछ प्लास्टिक वेयर्स भी, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स, नॉट एवरीथिंग बट 10% ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। इसमें हाई मार्जिन है, लो कंपटीशन है, जिसमें इंडिया एक डोमिनेंट एक्सपोर्टर है। आपका आयुष प्रोडक्ट भी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, स्किन केयर प्रोडक्ट जो आयुष के तहत आते हैं, सिर्फ इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसे। तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ आपका कंपटीशन। अच्छा, गौतम अडानी जी ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके इतनी बड़ी कंपनी बना दी, ठीक है, एम्पायर बना दिया कंपनी, तो क्या बोलेंगे? उनसे आपको क्या सीखने को मिला? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। अडानी जी से ये समझ में आया, देखिए अडानी एक विजनरी आदमी है, लोग उसको कितना भी कुछ भी बोल लें, लेकिन एज अ बिजनेसमैन ही इज अ फैंटास्टिक गाय। हम्म। मतलब साम दाम दंड भेद, चाहे जो किया हो, मुझे नहीं मालूम क्या किया उन्होंने, आई एम वेरी स्मॉल टू इवन टच हिम, लेकिन जो भी उन्होंने किया, अचीव किया एक फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन के लिए, हम्म। दैट इज नियरली इम्पॉसिबल काम। फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप रिचेस्ट इंसान बन गए इंडिया में इन जस्ट अ टाइम ऑफ 30 ईयर्स। भाई जिसके बाप में औकात है, करके बता, कर ले, करके बता दे, बहुत मुश्किल है। तो एक तो बंदा जो है बिल्कुल सॉलिड ब्रेन, आपका सॉलिड माइंडसेट वाला है, वो हिलता नहीं है ज़्यादा जल्दी से। राइट। एक्सपोर्ट में आने से पहले शायद वो डायमंड मर्चेंट का काम करते थे, डायमंड्स में काम करते थे। हर मेरे बहुत से क्लाइंट्स गुजराती हैं, गुजरात में हवा में एक्सपोर्ट्स बहता है, हवा में एक्सपोर्ट्स है, पानी में एक्सपोर्ट्स है। जब वो एक्सपोर्ट्स में एंट्री की, उन्होंने एक बात समझी कि कॉस्ट को सस्ता करने के लिए, ऑफ कोर्स, मुझे पोर्ट्स का अगर मेरे पास आ जाए, अधिग्रहण हो जाए, पोर्ट्स मिल जाए मुझे, तो सबसे पहले मैं पोर्ट ले लूँ। हर इंसान जो राइज करता है, जिसके पास पैसा आता है, वो और एक्सपेंड करता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करना चालू किया उन्होंने। फिर अडानी पोर्ट्स बना लिया। अडानी पोर्ट्स, जिसको हम कहते हैं मुंद्रा, मेन इंडिया की लाइफलाइन ऑफ एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा पार्ट है। 30, 35, 40% वॉल्यूम जो है इंडिया के एक्सपोर्ट्स का, मुंद्रा से है। इंडिया का 30% बहुत होता है। पूरा ही हो गया एक तरह से। हाँ, आफ्टर जेएनपीटी मुंबई, राइट। मुंद्रा कम्स। तो वो उन्होंने समझा कि भाई अगर मैं अपना ये बना लूँ, तो ना केवल सिर्फ मैं अपने लिए, प्लस जो बाकी एक्सपोर्टर्स हैं, जो शिपिंग लाइंस हैं, उनसे भी पैसा ले पाऊंगा। तो रेवेन्यू बिल्डिंग फास्ट हो गई। ज्ञान में इन्वेस्ट किया ना, जैसे पता चला घुस गए उसमें। ठीक है, तो एक्सपोर्ट तो कर ही रहे थे, पोर्ट ले लिया। पोर्ट के बाद उन्होंने क्या किया कि माइंस वगैरह भी लेना चालू कर दिया, कि मैं ही मैन्युफैक्चर करूंगा, मैं ही एक्सट्रैक्ट करूंगा, मैं ही शिप करूंगा। ठीक है, तो जज भी हम है, पुलिस भी हम है, गवाह भी हम है, तो सब कुछ मैं ही मैं हूं, तो और क्या दिक्कत क्या है। इस वजह से उन्होंने ना केवल इसको सीखा, बट इम्प्लीमेंट बहुत फास्ट किया। इस वजह से भी सी के 35 साल में नंबर 1 ऑफ इंडिया बन गए, नंबर 2, नंबर 3 पहुंच गए। ये उनके राइज का एक बड़ा कारण है। हर इंसान कितना भी जल अडानी से, उसके दिल की तमन्ना होती है कि उतना पैसा मैं चखूं एक बार लाइफ में। राइट। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की सबसे हार्श रियलिटी क्या है जो लोग नहीं बताते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सबसे हार्श रियलिटी ये है कि 2025 में सिनेरियो बहुत बदल गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं। जो हम 1990 में मारुति 800 चलाते थे ना, चलती तो आज भी है, लेकिन किसी को चाहिए नहीं। मतलब जो चीज़ें तब एफिशिएंटली काम कर रही थी, अब वो बिलो एवरेज काम करती हैं। हम्म। उसको एक्सेप्ट करने का माइंडसेट। नंबर 2, ज्ञान पे पैसा लगाने का माइंडसेट होना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करते। नंबर 3, शिपिंग इज ईजियर देन यू थिंक। हम सोचते हैं कहाँ से सीएचए आएगा, कहाँ से आएगा, सरकार ने सब बना रखा है। आपको अगर कुछ भी नहीं मालूम ना शिपिंग का, तो भी आप पैक करके बेच दोगे, इतना ईजी है शिपिंग। आपको 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक सेलर का, एक खुद का।
क्लाइंट अपने आप आएगा आपके पास। बस। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एक डाउट सबसे बड़ा लोगों का ये रहता है कि क्या जो कंटेनर हम भेजते हैं उसमें से माल चोरी हो सकता है क्या, और अगर हुआ तो फिर क्या होगा? हाँ, अगर दो पहलू हैं इसके। पहला पहलू है 10% चांस कि हाँ माल चोरी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इट इज़ वेरी अनलाइकली। माल चोरी कहाँ होगा? जब शिपिंग लाइन या जब शिप पानी में होगा, उस पर अगर डांका डल जाए, मान लो सोमालिया के पास है, सोमालियन पायरेट्स उस पर अटैक कर दें, तो माल चोरी हो सकता है। फिर तो आपकी जान जाए ना जाए सब बराबर है, राइट। फिर तो ईश्वर भरोसे आप, ठीक है। तो एक वो है लूट वाला, लेकिन लूट इतनी होती नहीं है क्योंकि अब जो सी गार्ड्स वगैरह हैं वो घूमते ही रहते हैं, और प्लस आपकी जो शिपिंग लाइन है उसमें भी बहुत सारी फोर्स रहती है, राइट। गार्ड्स की, विद गनमैन, सब कुछ रहता है। तो उस 10% को अगर हम इग्नोर कर दें तो बचे हुए 90% के लिए हमारे पास इंश्योरेंस बैठा हुआ है। माल चोरी हो गया, हो जान दो, तेल लगे, तेल लेने जाए माल, इंश्योरेंस मुझे पैसा देगी। जैसे हम गाड़ी भिड़ने की टेंशन नहीं लेते ना, इंश्योरेंस है ना, क्लेम कर लेंगे। कभी टेंशन ली हमने गाड़ी की? नहीं ली है। सेम इज दैट कि आपके वेयर हाउस से माल जैसा ही निकला, चाहे वो पोर्ट तक जाने में चोरी हो जाए, चाहे रास्ते में एक ट्रेलर खाई में गिर जाए, चाहे लोड होने के बाद पानी में डूब जाए, चाहे वहां पहुंचने तक कुछ भी हो जाए उसको। ये तो एक्सपोर्ट के मामले में हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने एक बात बोली थी कि भैया कि आपके 35 लाख रुपए का सामान मंगाया पर आपको 800 केजी आया, 10 टन का माल मंगाया, तो ये तो नुकसान आपका हो गया इसमें। तो ऐसे ही सामने मान लो आपने एक्सपोर्ट किया किसी सामान को और आपने कम भेज दिया, तो फिर तो स्कैम हो वो गया ना ये तो। हाँ, ये स्कैम और चोरी में फर्क है। मेरे साथ जो हुआ था वो स्कैम हुआ था, मतलब वो लोड ही नहीं हुआ था उतना, उन्होंने करा ही नहीं लोड। लोड ही नहीं हुआ था, रास्ते में चोरी नहीं हुआ है, वो लोड ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो वन टाइम लोग होते हैं जो आते हैं और आप एक बंदे को ढूंढते हो, स्कैम करके चले जाते ऐसा ही होता है, स्कैम ऐसा ही होता है। एक कंपनी नई बनती है, 2-3 लोग को 1-2-3 महीने में स्कैम मारा, कंपनी वाइप आउट, हैं। गायब। 30-40-50 लाख रफू चक्कर किए, नमस्ते। तो ये होता है, और 90% आपका इंश्योरेंस में आराम से कवर्ड है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कुछ नहीं होगा उसको। एक बार सील अगर लग गई, वो कंटेनर की, उसमें 2 सील लगती हैं, एक आपकी कस्टम्स की सील और एक आपकी लाइन की सील। लाइन मतलब जिसकी कंटेनर है, आपने उसको ठप्पा लगाया, पैक किया, अगर वो सील टूटी हुई या कहीं टूटी हुई पाई गई तो इंश्योरेंस क्लेम होगा पूरा उस पर बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ये बताओ कि एक 10 लाख का सामान भेजने में एक कंटेनर में खर्चा कितना आता है? इंडिया से अगर आप चाइना बेचते हो तो लगभग 1-1.25 लाख रुपए का आ जाता है। 1 सवा लाख रुपए इसमें लग जाएंगे यहाँ पर आपके, मतलब 10% मार्जिन आपका भेजने भेजने में लग जाएगा। हाँ, लेकिन वो बायर से पैसा लेते हो ना आप, शिप। 10% मार्जिन उसमें लग जाएगा, तो हाँ, आप बायर से अब ले सकते हो। और लेना ही पड़ता है, लेना ही अच्छा, पड़ता शिपमेंट का है, कॉस्ट बाय अलग है। डिफॉल्ट रहता है पहुंचा के देने का ओ, कॉस्ट। बहुत बड़ा बिजनेस है, करेंगे कल से, सीखेंगे। अच्छा, मेरे इस पॉडकास्ट के आखिरी 2 सवाल सर। तो चाइना से इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, प्रोसेस क्या है और रिस्क क्या है? चाइना से इंडिया में इंपोर्ट करना बहुत आसान है, बहुत इंपोर्टर्स हैं इंडिया में। पहले देसी तरीका बताता हूँ और फिर थोड़ा सा अलग सा तरीका बताता हूँ। देसी तरीका ये है कि आप वहाँ जाइए, माल देखिए, ठीक है, जिस भी सिटी में लेना है, जिस प्रोविंस में लेना है। चाइना बहुत बड़ा है, इंडिया से 3 गुना है लगभग साइज में। चाइनीज गवर्नमेंट ने वहाँ पे हर एक स्टेट एक प्रोविंस के हिसाब से बांट रखा है कि इस प्रोविंस में ये बनेगा। मान लो एक कांच के ग्लास एक सर्टेन प्रोविंस में बनेंगे, खिलौने दूसरे प्रोविंस पे बनेंगे, लेदर कहीं और बनेगा, कपड़े कहीं और बनेंगे। तो ऐसे 30-40 प्रोविंस बटे हुए हैं। आपको गूगल करना है, वहीं जाना है सीधे, और पहुंचना नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके जाना है। अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगा? गूगल पे आपको मिल जाएगा, अलीबाबा पे मिल जाएगा, मेड इन चाइना, ऐसी बहुत सारी B2B प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको आराम से अपॉइंटमेंट देंगे, वीज़ा इनवाइट देंगे कि आप आइए, देखिए और लेके जाइए। एक बड़ा एग्जांपल बताता हूँ, लेंसकार्ट हमने नाम सुना है, चश्मा बनाती है। लंबे समय तक उन्होंने चाइना से इंपोर्ट किया अपने ग्लासेस को, लंबे समय तक फिनिश्ड वहाँ से सीधे। MOQ बहुत बड़ा होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार चश्मे लेते हैं वो ले सकते हो। छोटे वाले भी आते हैं, मिक्स्ड लोग, कि भाई 30-40 पीस तू ले जा, 30-40 पीस तू ले जा, वहाँ बहुत से इंडियंस हैं। तो देसी तरीका ये है, आप जाके खुद लीजिए। नंबर 2 इज़ थोड़ा सा इसमें रिस्की होता है, लेकिन ये मॉडर्न तरीका है कि आप वहाँ पे किसी सोर्सिंग एजेंट को ढूंढ लो, वो भी आपको अलीबाबा पे खूब सारे मिल जाएंगे। उसको बोलो ये है, वो आपके लिए जाएगा, उठा पटक करेगा। आप सिर्फ लोडिंग के टाइम जाओ और चढ़वा लो माल। वहाँ पे जाना पड़ेगा। जाने से रिस्क फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है बिल्कुल। कि हमने देख के चढ़ाया। हाँ, हमने खुद ही चढ़ाया है, आपने खुद लोड किया, बात खत्म हो गई। या तो आपको कोई भरोसे का बंदा हो तो वहाँ से लोड कराएं। लोडिंग जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट का शॉर्टकट और कुछ नहीं है। आप या आपकी टीम में से कोई बंदा जाके लोड कराएगा तो 100% श्योर रहोगे कि माल आएगा ही आएगा। अगर कोई नहीं गया है, आपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे किया या ये किया, तो वो 5-10% का एक आयोटा बचता है कि भैया
चूना लग सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का सर। सो एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट है बायर का होना। कोई तरीका है ढूंढने का जो आप एक सीक्रेट रिवील करना चाहते हो कोई आज? सीक्रेट नहीं है उसका, कोई सीक्रेट नहीं है, मेरे पास भी कोई सीक्रेट नहीं होता, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन इज वेरी डिफरेंट। पता कैसे करें कि इसको जरूरत है? वो आपको पता करता है, आपको कुछ नहीं पता करना है। आप ये सोच, बायर ढूंढता है आपको। बायर आपको ढूंढता है तब तो खरीदेगा। आप ये सोचो कि आपके पास 50 लाख का बजट है कार खरीदने का, कार कंपनी यहाँ बैंगलोर में कित्तों को ढूंढने निकलेगी भटकने के लिए कि कौन मेरे से कार लेगा। इट इज इम्पॉसिबल। उनको आना है। उनको आना है। वो कब आएगी? जब आपका प्रेजेंटेशन, आपके पास सेल्स स्किल होगी, आप समझते हो कि एक्सपोर्टर दिखता कैसे, बात कैसे करता, बिहेव कैसे करता। मेरे पास लोग आते हैं कॉल पे, बनियान पहन के बैठे रहते हैं, सर मेरे को मेरे करियर के वांदे लगे हुए। मैंने बोला भाई तेरी तू शर्ट पहन के तो आ जा, शर्ट पहन के तो आ जा। अब करियर के वांदे लगे हैं तो आपको प्रेजेंटेशन तो ठीक करनी पड़ेगी। ये तो बेसिक चीज मैंने फोकट में आपको बताई है। हाँ, एक्सपोर्टर्स बात कैसे करते, बिहेव कैसे करते हैं। अगर किसी को ये चखना है, मैं एक सीक्रेट रिवील कर देता हूँ कि एक रेगुलर एक्सपोर्टर और आप में कितना फर्क है नॉलेज का। एक ईपीसी का एग्जीबिशन अटेंड कर लो, कोई सा भी, चाहे कारपेट का कर लो, हैंडीक्राफ्ट का कर लो, चाहे फूड का कर लो, किसका कर लो, आप जब उनको देखोगे ना, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कहाँ फंसे हुए हो और कितना बचे हम पहुंचना। ये फ्री में होता है लगभग, हो तो 3,000 रुपये खर्चा होगा, एंट्री मिल जाएगी आपको। एग्जीबिशन होते हैं इंडिया में भी खूब होते हैं। दिल्ली में आहार फूड फेस्ट होता है, भदोही में होता रहता है, दिल्ली में मेजॉरिटी होते हैं, आपके बॉम्बे में होते हैं। वहाँ जाइए, अटेंड करिए एज अ विजिटर। ठीक है, मैं जब पहली बार वहाँ गया था तो टोयोटा फॉर्च्यूनर में उनके काजू बादाम के बोरे भरे हुए थे और एक्सपोर्टर एस क्लास से आए थे। ठीक है, अब वो 40 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बात करने का तरीका अलग होता है भाई। आपको क्या लगता है आप उनका मार्केट काट लोगे? कैसे कैसे कर? ऐसे कैसे काट लोगे भाई? जो लोग आप मांग मांग के बाहर लाते हो ना, आते नहीं है। सर मैंने लिस्ट ले रखी है, मैंने यहाँ से नाम ढूंढ रखा है, वो बात ही नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं रिप्लाई कर रहा क्योंकि उसका ट्रस्ट एक से बना हुआ है, उसको छोड़ के नहीं आएगा। रिलेशनशिप बेस्ड बन बिजनेस। गया है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर चुके हैं वो अब तक। आप ये सोचो, मैं और आप 1 करोड़ का बिजनेस कर लें तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा भटकने, किसी भी केस में नहीं आ सकते। किसी भी केस में नहीं जाऊंगा। मैं बोलूंगा मेरा पैसा सेफ है, कम से कम भले ही 19-20 होगा लेकिन पैसा मिल जाएगा। ये हमें समझना पड़ेगा कि क्लाइंट अपनी मर्जी से खुद चल के आता है, नहीं तो सेल नहीं होती। करेक्ट। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो प्रभात जी। मच अभिषेक भाई, बहुत थैंक यू सो शानदार मच, एपिसोड, थैंक मजा आ यू गया सो आपसे मच, बात करते वक्त। थैंक यू मुझे भी सो आज एक नई लर्निंग मिल गई है। हो सके हम भी कुछ करें लाइफ में। थैंक यू सो मच।